हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन स्टॉप एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर के बारे में। ये एग्ज़ाम में जनरली एक या दो क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं, इसलिए मैंने केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स को कवर किया है। और आने वाले एग्ज़ाम में पूरी पूरी संभावना है कि इन 15 बुक्स में से कोई ना कोई एक बुक जो है पूछ ली जा सकती है वनडे एग्ज़ाम में, क्योंकि जनरली वही बुक्स एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हों या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हों किसी न किसी वजह से। तो इसलिए मैंने केवल वही बुक्स कवर की हैं जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है। ठीक है जी। तो इसमें और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि जो भी इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस आने वाले समय में आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है वन अरेंज्ड मर्डर। ठीक है जी। और इसको लिखा है चेतन भगत ने। देखिए, इसमें आपको क्या पकड़ना है, अरेंज्ड और चेतन भगत। चेतन चेतन का मीन्स हुआ चेतन मन, चैतन्य मन। ठीक है जी। और यहाँ क्या करना है, अरेंज। अब देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ को चैतन्य मन से अगर पढ़ते हैं या किसी भी काम को चैतन्य मन से सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करके अरेंज करते हुए कोई भी काम अगर आप करते हैं तो बड़ी आसानी से और बड़ी सुविधा के अनुसार हो जाता है ना। तो वो काम स्थायित्व भी होता है उस काम में और उस काम को करने में मन भी लगता है। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है कि चैतन्य मन से कोई भी काम को अरेंज करते हुए करेंगे तो बड़े आसानी से हो जाएगा। बस इतना याद कर लीजिए। ठीक। इसके बाद अगला जो है वो है वी आर डिस्प्लेस्ड। डिस्प्लेस्ड मलाला यूसुफजई की किताब है। मलाला यूसुफजई कहाँ से है, पाकिस्तान से। ठीक है। और ये पाकिस्तान डिस्प्लेस कहाँ से हुआ है, पाकिस्तान डिस्प्लेस हुआ है हिंदुस्तान से। ठीक है जी। तो आपको ऐसे पकड़ लेंगे आप कि हिंदुस्तान से डिस्प्लेस हुआ है पाकिस्तान, और पाकिस्तान से कौन है, मलाला यूसुफजई। तो इसको बी आर डिस्प्लेस्ड को लिखा है किसने, मलाला यूसुफजई ने। ठीक है जी। इसके बाद अगला जो है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया यानी कि भारत का गाना। ठीक है जी। भारत का गाना यानी कि देश का गाना। अब देश के गाने में जो एक रस होता है, एक राष्ट्र प्रेम का जो रस होता है, वो और किसी गाने में नहीं मिल पाता है। तो रस से हुआ रस्किन। ठीक। और इसको एक तरीके से और भी याद कर सकते हैं कि देश के गाने में अगर आप किसी भी देश के गाने को सुनते हैं तो एक अलग प्रकार की बॉन्डिंग हो जाती है उस गाने से। एक अलग प्रकार का जो होता है ना, एक अलग प्रकार का रिश्ता बन जाता है उस गाने से। बहुत मन को भा जाता है वो गाना, क्योंकि वो देश प्रेम, एक राष्ट्र भावना उसमें आ जाती है। ठीक है जी। तो बॉन्ड बन जाता है देश के गाने में। तो इसको आप दो तरीके से याद कर सकते हैं कि सॉन्ग ऑफ इंडिया यानी देश के गाने में एक अलग प्रकार का रस होता है जो अन्य किसी गाने में नहीं मिलता। या फिर आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि देश के गाने में एक अलग प्रकार का बॉन्डिंग हो जाती है, एक अलग प्रकार की भावना जुड़ जाती है उससे। ठीक है जी। तो सॉन्ग ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड। अगला देखते हैं क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। देखिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पकड़िए इसमें। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और ये लिखी किसने है, विरल वी आचार्य। ठीक है जी। अब देखिए, आचार्य जो होते हैं वो कहाँ होते थे, गुरुकुल वगैरह में। अब गुरुकुल में कोई फीस वगैरह तो लगती नहीं थी, तो उनकी जो इनकम थी गुरुकुल की वो क्या थी, शून्य। अब शून्य इनकम थी, तो जाहिर है कि चूंकि इनकम हो ही नहीं रही है तो ना वो कम होगी कभी, ना कभी ज़्यादा होगी। तो देखा जाए तो वो शून्य पर स्टेबल हो गई है। उनकी जो फाइनेंशियल इनकम है वो शून्य पे स्टेबल हो गई है। तो क्या हो रहा है, उनकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो जीरो पे आके अटक गई है। ठीक है। तो इस तरीके से, और जीरो पे आके अटक गई है कहाँ पर आके अटक गई है, गुरुकुल में। और गुरुकुल में कौन पढ़ाता है, आचार्य। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप लिंक करते हुए पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ बैठी रहेगी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गुरुकुल में होती थी, गुरुकुल में पढ़ाते थे आचार्य। तो विरल वी आचार्य ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया ये वाली बुक लिखी है। अगला देखते हैं विशेष कोड टू विन। निरुपमा यादव जी की ये किताब है। देखिए, विशेष कोड टू विन, विन से आपको समझ में आ रहा है कि किसी प्रकार का संघर्ष हो रहा है, तभी तो आप जीतेंगे। जब कोई हारेगा तभी तो आप जीतेंगे। तो जीतने के लिए आपको किसी ना किसी प्रकार का संघर्ष में होंगे आप, तभी जीतेंगे। ठीक है जी। अब देखिए, जीतने से याद आया एक संघर्ष। संघर्ष का मतलब हुआ कि युद्ध मान लीजिए। तो एक विशेष प्रकार का कोड जो है, विशेष प्रकार का ज्ञान दिया था किसने, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में। ठीक है जी। तभी वो विजय आसानी से कर पाए। तो क्या हुआ कि विशेष कोड टू विन दिया किसने, अर्जुन को दिया किसने, कृष्ण भगवान ने। कृष्ण भगवान ने एक विशेष प्रकार का ज्ञान दिया था अर्जुन को, ताकि वो महाभारत के युद्ध को जीत पाए। ठीक है जी। अब कृष्ण भगवान क्या थे, कृष्ण भगवान थे यादव। ठीक। और कृष्ण भगवान का कोई एक रूप तो था नहीं, भगवान है, कई रूप हैं, अनेक रूप हैं, निरूप हैं। तो कृष्ण भगवान किसने, अब इसको आप याद रखने के लिए किस तरीके से पढ़ेंगे कि विशेष कोड दिया था कृष्ण भगवान ने अर्जुन को। ठीक है जी। महाभारत के युद्ध जीतने के लिए, चूंकि महाभारत अर्जुन जो कृष्ण भगवान थे वो यादव थे, और उनका कोई एक रूप नहीं था, अनेक रूप थे, निरूप थे। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको याद करना है लिंक करते हुए।
एग्ज़ाम हॉल में आप इस तरीके से याद करेंगे, आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं, आर ओनली होम्स अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। ये लिखी है किसने? दलाई लामा। देखिए दलाई लामा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। दलाई लामा कौन है? जिसको इंडिया ने जो है शरणागत बना, शरण दी है अपने पास। और ये भाग के कहाँ से आए हैं? चीन से। अब ये वर्तमान में कहाँ रहते हैं? तिब्बत में। ठीक है जी। तो दलाई लामा जो है तिब्बत में रहते हैं, और तिब्बत को क्लेम करता है चीन कि ये मेरा हिस्सा है। भारत चूंकि शरण दे रखी है दलाई लामा को, तो भारत भी एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली कहता है कि हमारा भी है। लेकिन जो दलाई लामा है वो ये कहते हैं कि ना मैं भारत का हूँ ना मैं चीन का हूँ, मेरा ओनली होम, मेरा एकमात्र घर तिब्बत है। समझ रहे हैं आप? तो ये अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं। ठीक, तो ये क्या कहते हैं कि ना मैं भारत का ना मैं चीन का, मेरा एकमात्र घर तिब्बत है। आर ओनली होम इज़ तिब्बत। ठीक, ये कौन कहता है? दलाई लामा। ना मैं हिंदुस्तान का ना मैं चीन का। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं आप इसको। इसके बाद देखते हैं द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, इसमें आपको ये केवल इसमें आंसर में ही आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इवनिंग में ई वी ई, ईव यहाँ पकड़िए, और ये देखिए रिजनेविल्ड में यहाँ पर भी ईव है, सॉरी यहाँ पर भी ईव है। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इसको पकड़ लेंगे, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। इसको लिखा है मैरिक लूकास रिजनेवेल्ड ने। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो ईव है और यहाँ जो ईव है, इससे आप मैच कर लेंगे, इस दोनों ये वाले इससे आप आंसर पकड़ लेंगे कुल मिला के। ठीक है, अगला देखते हैं, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। देखिए इसको आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। देखिए ड्राफ्ट कहाँ यूज़ होता है? बैंक में। बैंक में जनरली काम किसको पड़ता है भाई? जो व्यापारी आदमी है, बार के बाद लोन लेना है, कहीं उसको फाइनेंशियल अपनी स्थिति को मजबूत करना है, तो जाहिर है उसको पैसे की ज़रूरत है। पैसे कहाँ से आएगा भैया? बैंक से आएगा। तो बैंक में ड्राफ्ट यूज़ होता है। और ज़्यादातर व्यापारी, व्यापार की ज़्यादातर बात करने वाले लोग कहाँ हैं? गुजरात में। और गुजरात में से एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है पटेल, आप सब जानते हैं। ठीक है जी। तो इससे आप पकड़ सकते हैं कि ओवरड्राफ्ट, ड्राफ्ट यानी बैंक से जुड़ा हुआ, बैंक से जुड़ा हुआ व्यापारी, व्यापारी सबसे ज़्यादा है गुजरात में, और गुजरात में सबसे बड़े जो एक कम्युनिटी है वो है पटेल। तो एक तरीका ये है याद करने का। एक तरीका ये भी है कि ओवरड्राफ्ट बैंक है, बैंक से संबंधित है, बैंकों को बैंक है आरबीआई, और आरबीआई के गवर्नर रहे हैं उर्जित पटेल। तो उर्जित पटेल ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडिया सेवर लिखी है। ठीक है, ये दोनों तरीके में से जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे आप उसको अपने हिसाब से याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं, कर्म योद्धा ग्रंथ, अमित शाह जी ने लिखी है ये। देखिए आप कितने भी नियतिवादी हों, पर कर्म सबको करने पड़ते हैं। आप कितने भी शाही आदमी क्यों ना हो, आप कितने भी महान, कितने भी बड़े घर से राजे रजवाड़े क्यों ना हो, कितने भी शाही क्यों ना हो, पर आपको अपना कर्म करना ही पड़ेगा। ठीक है जी। तो कर शाही से पकड़िए शाह, और कर्म से पकड़िए कर्म योद्धा ग्रंथ। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। इफ़ इट ब्लीड्स, स्टीफन किंग ने लिखी है। देखिए इफ़ इट ब्लीड्स का मतलब हुआ कि अगर खून बहा तो आप राजा बनेंगे। पुराने ज़माने में जब राजतंत्र हुआ करता था, तो भाई जिसकी तलवार में दम है वही सत्ता पे शासन करेगा, सीधा सीधा हिसाब था उनका। तो जाहिर है कि सत्ता को हासिल करने के लिए कई लोग, कई राजा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते थे और खूब खून बहता था। तो इसको आप एक लाइन में ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर खून बहा तभी आप राजा बन पाएंगे, अगर आप खून बहाएंगे तभी आप राजा बनेंगे। इफ़ इट ब्लीड्स, स्टीफन किंग, किंग मीन्स राजा। ठीक, अगला देखते हैं द एंड गेम। देखिए यहाँ पर एंड गेम का मतलब हुआ आखिरी खेल, और यहाँ एस हुसैन जैदी, जैदी को समझ के पढ़ के चलिए आप कैदी। ठीक है, इसको आप समझिए कैदी। देखिए कैदी जब आप हो जाते हैं तो आपका आखिरी खेल खत्म हो गया है, आपके सारे खेल खत्म हो गए हैं, आपका गेम एंड हो गया है, आपका गेम एंड हो गया है, तभी आप कैदी बने हैं। ठीक है जी। तो कैदी के सारे गेम एंड हो जाते हैं तब वो जाके कैदी बनता है, उसके पास अब कुछ नहीं, विकल्प नहीं बचा, इसलिए फिर अंततः जब वो कैदी बन गया तो उसके सारे खेल खत्म हो चुके हैं। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं, ई का बॉग। ई का बॉग को पढ़िए आप ई का डॉग। ठीक है जी, ई का डॉग, इस तरीके से आप इसको पढ़िए। डॉग के साथ क्या करते हैं लोग कि उसको बॉलिंग खूब करते हैं डॉग के साथ, जैसे बॉल पकड़ के हाथ में फेंक दी, फिर डॉग उसको जाता है पकड़ के लाता है, मुंह में दबा के लाता है, फिर मालिक को देता है। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप बॉलिंग से पकड़ लेंगे रोलिंग, और बॉग से पकड़ेंगे डॉग। ठीक है। तो क्या करते हैं कि ई का बॉग यानी कि ई का डॉग
डॉग के साथ हम क्या करते हैं, बॉलिंग बॉलिंग उसके साथ बॉलिंग बॉलिंग खेलते हैं, बॉल फेंक देते हैं, डॉग उसको पकड़ के लाता है, तो ये बॉलिंग खेलते हैं हम उसके साथ। तो बॉलिंग से पकड़ना है आपको रोलिंग, ठीक है। और ई का बॉक को पढ़ना है आपको, ई का डॉग, डॉग से बॉलिंग, बॉलिंग से रोलिंग। इस तरीके से आपको याद आ जाएगा, ठीक है जी। अगला देखते हैं, क्रिकेट ड्रोन। इसमें आपको पकड़ना है ड्रोन। ड्रोन क्या करता है, ड्रोन हवा में उड़ता है, ठीक है। और देखिए जतिन पेरानजेप, ठीक, जतिन पेरानजेप, तो इसमें पकड़िए आप पैरा। ड्रोन कहाँ उड़ता है, हवा में। पैरासूट कहाँ इस्तेमाल होता है, हवा में, ठीक है जी। और जब आप हवा में होंगे तो आपको आनंद आना स्वाभाविक है, ठीक है जी। तो क्या करना है आपको, क्रिकेट ड्रोन, ड्रोन उड़ता है हवा में, हवा में इस्तेमाल हम पैरासूट भी करते हैं। जब हम पैरासूट इस्तेमाल हवा में ही करेंगे, ज़मीन पर तो करेंगे नहीं, ठीक है जी। और जब आप हवा में उड़ेंगे तो आपको आनंद आएगा, स्वाभाविक है। तो ड्रोन, पैरा, पैरा का मतलब पैरासूट, और हवा में है तो आनंद आएगा। तो जतिन पैरा, पैरांजय, और यहाँ पे आनंद, आनंद बासु, ठीक है जी। अगला देखते हैं, हु पेंटेड माई लस्ट रेड। देखिए इसको आप दो तरीके से याद कर सकते हैं। यहाँ स्त्री को पढ़िए, यहाँ स्त्री को पढ़िए आप स्त्री, स्त्री, ठीक है जी। स्त्री एक मूवी भी आई थी, अगर आपको ध्यान हो, जिसमें श्रद्धा कपूर जो है लीड एक्टर थी। तो उसमें क्या था कि उसको, स्त्री को हवस थी, एक लस्ट था लोगों को मारने का, लोगों को खाने का, ठीक है। तो एक उसके अंदर एक वो चुड़ैल बनी थी उसमें, तो उनको एक लस्ट था लोगों को मारने का, खाने का। तो उस तरीके से आप पकड़ लेंगे कि स्त्री यानी कि उसके अंदर एक लस्ट था लोगों को मारने का, ठीक है जी, उस मूवी के अकॉर्डिंग। और एक बात और उस मूवी में स्पेशल थी कि जब भी वो लोग क्या करते थे कि चुड़ैल से बचने के लिए अपने घर की दीवार पर लिख देते थे कि ओ स्त्री कल आना। और जो ये लिखावट थी, ये लाल रंग से लिखी जाती थी, ठीक है जी। तो आपको इस बात से याद आ जाएगा कि हु पेंटेड माई लस्ट रेड, ये लिखी है श्री अय्यर ने, श्री का हुआ स्त्री, और इसके स्त्री के अंदर थी लस्ट, लोगों को खाने का, ये मानने की। और इसके अलावा, और जो उस पर दीवार पे जो रंग था जिसमें लिखा रहता था वो स्त्री का लाना, वो रेड रंग से लिखी थी, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा। आखिरी है गैस्ट्रिक कैंसर। जी कैंसर है बीमारी, और बीमारी का इलाज कौन करेगा, वैद्य करेगा कि नहीं करेगा। तो गैस्ट्रिक कैंसर, डॉक्टर अशोक के वैद्य। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स थी जो मैंने आपको बताई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह की और भी वीडियोज़ आपको मिलते रहें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।